आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देवबा को नेपाल की कमान अब सौंप दी गई है। जी हां, ओली जो कि प्रधानमंत्री थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें हटा दिया गया है और शेर बहादुर देवबा अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हालांकि अगले 30 दिनों के अंदर उन्हें विश्वास मत जरूर हासिल करना है, अपना विश्वास प्रस्तुत करना है। लेकिन मुख्य बात यहां पर यह है कि भारत के साथ जो संबंधों में कड़वाहट ओली के समय देखी गई थी, देवबा के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो किस तरह से परिवर्तित होगी और क्या कुछ उनका भारत समर्थक रुख रह सकता है। नेपाल और भारत रोटी बेटी का जो रिश्ता अपना आपस में कहते आए हैं, क्या वो और मजबूत या प्रगाढ़ होगा, या कहें कि ओली के समय जो उसमें एक तरीके से दरार पड़ चुकी थी उसे भरने का काम क्या शेर बहादुर कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात है, चर्चा करते हैं इस विषय पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे पास रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। त्यागी सर, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। पीयूष पंत जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विष्णु गुप्त भी मेरे साथ जुड़े हैं। विष्णु जी, आपका बहुत स्वागत है। त्यागी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, आपसे मैं समझना चाहूंगा, भारत और नेपाल के संबंधों के आधार पर देवबा प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक बड़ी खबर है। लेकिन ओली ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा है, या कहें कि उन्हें हटाया गया है, ये उससे भी बड़ी खबर है। क्या मायने हैं इसके, अगर भारत के साथ रिलेट कर इन चीजों को देखें तो? त्यागी सर। भारत के लिए ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। देखिए, मैन मैटर्स, एक ही आदमी चेंज लाता है, बहुत सारे भीड़ चेंज नहीं लाती। आप नरेंद्र मोदी को देखें या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखें, ऐसे ही जो ओली थे वो एक कट्टर समर्थक थे चीन के और अगेंस्ट थे हिंदुस्तान के। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो कोरोना वायरस है ये तो इंडियन वायरस है, जो ये अयोध्या है ये तो नेपाल में थी, जो योग हिंदुस्तान ने शुरू किया वो तो ओरिजिन उसका नेपाल से हुआ। तो वो हिंदुस्तान के विरोधी थे और फिर उन्होंने यहाँ तक उसे लाके खड़ा कर दिया कि लिपू लेक और काला पानी इतने समय से ये चीजें चली आ रही है, ब्रिटिश जमाने से, उनको अपने नक्शे में अपना बतला दिया। अब इस किस्म का एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति, तो पहली बात तो ये कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे। दूसरी बात ये कि वो नेपाल के लिए भी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, क्योंकि ये मैं निष्पक्षता से इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने ये वादा किया अपने आवाम से कि हम यहाँ पे करप्शन को हटाएंगे। सारी दुनिया जानती है कि जब चीन से उनकी नजदीकियां बढ़ी तो उनके बैंक अकाउंट में अचानक बहुत सारे पैसे पहुंच गए और जो सीधे रिश्वत के पैसे थे। तो ओली का हटना ये ओली का हटना ये दरअसल में देवबा के प्राइम मिनिस्टर बनने से ज्यादा बड़ी बात है कि चाइना के विरोध के बावजूद उसे हटाया गया। और इसमें एक और बड़ी बात कि न केवल पार्लियामेंट को रेस्टोर किया गया है, ये भी कहा गया कि सोमवार को शाम को 5 बजे तक नए प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। यानी कि वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी सी भी जगह पॉलिटिकल मैन्योवरिंग के लिए नहीं छोड़ी। तो अब सवाल ये उठता है, जो कैबिनेट बनी, अब तक की कैबिनेट में क्या था? अब तक की कैबिनेट के अंदर कम्युनिस्ट यूनिफाइड, लेकिन ओली जो हैं वो कोर्ट के इस फैसले से नाखुश हैं। वो इसे बायस बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पब्लिक के प्रेशर में लेकर आया गया ये फैसला है, कोर्ट का लोकतांत्रिक मूल्यों का फैसला नहीं है। त्यागी सर, क्या उस समय लोकतांत्रिक था जब इनके कहने के ऊपर पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया था और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था? क्या उस समय वो फैसला डेमोक्रेटिक था? और मान लीजिए कि अगर ये कहते हैं कि ये उसके खिलाफ है, तो क्या कोई चोरी करने वाला मानता कि मैंने चोरी की है? क्या किसी आदमी ने? ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। पीयूष जी, मैं आपके पास आता हूँ इसी सवाल के साथ। ओली कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं, लेकिन क्या अब एक तरीके से कहावत है कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अभी विश्वास मत भी हासिल नहीं हुआ, विश्वास अपना सिद्ध करना है, फ्लोर टेस्ट करवाना ही पड़ेगा देवबा को। क्या चुनौतियां अभी और भी हैं उनके सामने? पीयूष जी। नहीं, देखिए, चुनौतियां बहुत हैं। अभी देवबा बन तो गए हैं प्रधानमंत्री 5वीं बार, लेकिन बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो वही है कि उनको 1 महीने के अंदर जो है विश्वास मत हासिल करना है।
और विश्वास मत हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि देखिए जिस समय सुप्रीम कोर्ट में ये सारे विपक्षी दल गए थे, 149 विपक्षी दल थे, इसमें बहुत से लोग विपक्षी दल इनके साथ भी थे और जो उन्होंने एक वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में जिस पे जजमेंट हुआ है। तो लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं कि अभी जो है आपके अब सब इनके साथ नहीं है। तो खासकर जो है कि माधव कुमार नेपाल का जो फैक्शन है जो है, माधव कुमार नेपाल जो है वो इनके साथ नहीं है, वो इनसे असंतुष्ट हैं और हो सकता है वो इनके खिलाफ वोट दें। तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। क्या इतना ये अपनी सरकार के लिए विश्वास मत ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इसका सीधा असर भारत के साथ संबंधों पर भी पड़ेगा। मैं विष्णु जी अगर आपके पास इस सवाल को लेकर आऊं कि चीन के साथ जो हद से ज्यादा दोस्ती थी ओली को, वो महंगी पड़ गई। एंटी इनकम्बेंसी उनके विरुद्ध, जैसा कि त्यागी साहब जिक्र कर रहे थे, इतनी ही ज्यादा बन गई कि भारत का और नेपाल का जो रोटी बेटी का सांस्कृतिक रिश्ता था, उन्होंने उसको कम तवज्जो दी, आर्थिक रिश्तों को थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी। क्या ये फैक्टर रहा है विष्णु जी? देखिए, ओली साहब जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि को लेकर के चल रहे थे। नेपाल का जो राष्ट्रवाद है, जनता का जो राष्ट्रवाद है वो अलग है, और ओली साहब का जो राष्ट्रवाद था वो अलग था। नेपाल की जनता का जो राष्ट्रवाद है वो भारत के साथ बेटी रोटी का संबंध है, छोटा भाई बड़ा भाई का संबंध है। नेपाल की जनता ये समझती है कि भारत हमारा किसी भी परिस्थिति में एक मददगार के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर उपस्थित रहता है और रहेगा। लेकिन जनता के नेता ने नहीं समझा इस बात को। जनता का था, लेकिन जो है ओली साहब ने एक अलग राष्ट्रवाद जो है वहां पर कायम करने की कोशिश की थी। वह भारत विरोध में चले गए थे। भारत विरोध का अति जो है वो खतरनाक खेल खेल रहे थे। इस कारण जो है वहां पर समस्या हुई। नेपाल की जनता ही नहीं, नेपाल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने देखा कि जो चीन के कहने के ऊपर ओली साहब भारत के विरोध में जो है राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, चीन के मोहरे बन करके वो सामने आए हैं, इसलिए उनकी पार्टी में ही विरोध हो गया। यहाँ तक कि जो नेपाल की जो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने भी विरोध कर दिया। माओवादियों ने जो है ओली साहब बिल्कुल किया। क्या पाकिस्तान से उन्होंने ये शिक्षा ली कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भारत का विरोध करना राष्ट्रवाद कहलाता है, क्या इसी तरह से नेपाल के अंदर भी भारत का विरोध करना उनके लिए राष्ट्रवाद बन जाएगा और वो उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट देगा? ये भी बड़ा सवाल है। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक उससे पहले मुझे लेना है। बहुत जल्द लौटते हैं, चर्चा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा पर वापस लौटते हैं। त्यागी साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं एक बार फिर से। अगर नेपाल को, भारत को बीच में रखकर नेपाल और चीन को आसपास रखें और देखें तो देउबा के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो क्या चीजें हैं जो भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करेगी और चीन को चुभेंगी? त्यागी सर जी, देखिए, ओली साहब के जमाने में चीन के जी जिनपिंग वहां गए और उन्होंने 20 एग्रीमेंट किए। उस समय वेस्ट को, यानी कि पश्चिमी देशों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने जो BRI था चीन का, उसके अगेंस्ट MCC यानी कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के अंतर्गत नेपाल को $50,000 मिलियन देने की बात कही। चीन इससे चिढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद 20 एग्रीमेंट किए गए और उन एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव था और जिसके लिए हिंदुस्तान को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो ये था कि जो 20,000 तिब्बतन रिफ्यूजीज नेपाल में है, 20,000 से ये संख्या ज्यादा हो चुकी है, जो नेपाल में है, उनको वापस चाइना को रिपेट्रिएट कर दिया जाए। पहला फैसला तो ये होगा कि ये एग्रीमेंट कैंसिल होगा, बिल्कुल। ये एग्रीमेंट चाइना के फेवर में है और इंडिया के अगेंस्ट है। देउबा साहब ने
ये पहले भी 4 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद जब वहां पर राजाशाही खत्म हुई और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय इन्होंने खुल्लम खुल्ला सबके सामने हिंदुस्तान की तारीफ की थी कि इन्होंने हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में बड़ी मदद की है। इसका मतलब जेएनयू से डॉक्टरेट भी दी गई थी इसलिए सर। जी 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 जी। तो जो देवबा साहब है ये ही प्रो इंडियन नहीं, ही इज ए प्रो जस्टिस। वो जानते हैं कि जहां रोटी बेटी का संबंध है, रोटी बेटी के संबंध का मतलब है आत्मीयता का संबंध। वो संबंध उससे इक्वेट नहीं किया जा सकता जो पैसे के बल पर किया जाए, जो छल के बल पर किया जाए। बिल्कुल वाजिब पॉइंट है, बिल्कुल ये एकदम ठीक पॉइंट है पीयूष जी। लेकिन अगर इसी पॉइंट के सिनेरियो के हिसाब से हम देखें तो क्या भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मतलब है चीन से दुश्मनी? क्या नेपाल की विदेश नीति भारत और चीन को केंद्र में रखते हुए इतनी बोल्ड या इतनी शुरू हो पाएगी कि वो भारत से दोस्ती भी कर सके और चीन की दुश्मनी मोल लेकर के उसके लिए एक स्टैंड भी ले सके भारत के लिए? पीयूष जी। नहीं, देखिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दरअसल हुआ क्या, हमेशा से जो है कि नेपाल की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके चलते हुए जो है कि या तो वो भारत के दबाव में रहा है या फिर वो चीन के दबाव में रहा है। नेपाल की सबसे बड़ी त्रासदी यही रही है, और यही जो वहाँ की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी अभी, जो उसने ये कोशिश करी थी कि जो नेशनलिज्म के नाम पे एक जो है कि नेपाल का राष्ट्रवाद जो है विकास करने की कोशिश करी थी, एक जो भारत के प्रभुत्व से भी कम हो और चीन के प्रभुत्व से भी कम हो। ये क्योंकि देखिए भारत भी एक बड़े भाई का एक व्यवहार करता रहा हमेशा से जो है नेपाल के साथ, और चूंकि नेपाल और भारत के संबंध शुरू से ही बहुत अच्छे रहे शुरू में, और जो ट्रीटी हुई उनके बीच में, उसमें लगातार जो है कि एक भारत के लिए ये था कि प्रोत्साहन देने का और आगे बढ़ाने की ये एक उसमें समझदारी थी। लेकिन धीरे धीरे जो है नेपाल को क्या लगा कि भारत जो है वो जो एक बुली ब्रदर जो है वो एक अपना दबदबा बनाने के लिए डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। तो नेपाल को खासकर आपको याद होगा जिस तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया गया था नेपाल के खिलाफ, उसको लेते हुए तमाम स्थिति मधेशी वाले जो समस्या थी उसको लेते हुए उसको सपोर्ट किया था भारत ने, और इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया गया था। उन तमाम चीजों से ये एक बात पैदा हुई वहां की नहीं, नेपाल का भी अपना एक सार्वभौमिकता है, नेपाल की अपना एक राष्ट्रवाद है, जिसके तहत नेपाल को अपने रिश्ते अपने पड़ोसियों से बेहतर बनाते हुए लेकिन अपनी नीतियां अपने हिसाब से तय करनी होंगी, न कि पड़ोसियों के दबाव में या उनके इशारे में। लेकिन होता ये है कि दुर्भाग्य ये है कि या तो जो है कि पहले जो है भारत का प्रभाव बहुत था नेपाल के ऊपर, बाद में जो है भारत से बचने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए जो है कि नेपाल को, वहां के प्रधानमंत्रियों को, खासकर जो अभी ओली साहब थे, उन्होंने चीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। प्रचंड जब प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने भी पहला विजिट जो है अपना चीन में किया था, क्योंकि निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और कम्युनिस्टों का निश्चित रूप से एक एलाई होता ही है कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकारें, और चीन की तरफ गए। लेकिन चीन ने अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर दी, तो उसको काउंटर करने के लिए इसीलिए आप देखिए कि लगातार फिर जो है कि बाद के साल, अभी हाल के वर्षों में जो है कि ओली ने भी जो है धीरे धीरे जो है, हालांकि पहले तो भारत के खिलाफ काफी बातें कही उन्होंने, लिपुलेख को लेकर, जो नक्शा को लेकर बहुत बड़ा उन्होंने इस तरह की बातें करी, उसमें नक्शा दिखा दिया, उसमें भारत के इलाके को अपने में दिखा दिया, और इस तरह से जो है कि राम जन्मभूमि को लेकर, राम के जन्म स्थान, तमाम बहुत से स्टेटमेंट थे। लेकिन जब यहाँ से फिर जो है उनकी कहीं अपने जो पार्टी के अंदर, दरअसल जो है ओली साहब जो है वो परेशान थे, जो उनके पार्टी में प्रचंड का जो उनपे जो है एक प्रचंड का प्रभाव पड़ रहा था, और प्रचंड जो उनके खिलाफ काम कर रहे थे, उसको लेते हुए उनको सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था। यानी जो इकोनॉमिक बॉन्ड को वो तवज्जो दे रहे थे, इकोनॉमिक फैक्टर को तवज्जो दे रहे थे चाइना के साथ, वो महंगा पड़ा। इकोनॉमिक फैक्टर को जो तवज्जो चाइना के साथ दी जा रही थी वो ओली को महंगा पड़ा। सोशल तवज्जो ज्यादा दी जाए, यानी कि सांस्कृतिक रिश्ते जो हैं भारत और नेपाल के, उनको तवज्जो ज्यादा दी जाए। जनता के मन में ये बात बैठानी चाहिए थी, नहीं बैठा पाए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। विष्णु जी, इसी सवाल इसी राय के साथ मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक, उससे पहले मुझे लेना है, बहुत जल्द वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विष्णु जी, मैं सीधे आपके पास ही आता हूं। राष्ट्रपति जो हैं नेपाल की, विद्या देवी भंडारी, कोर्ट ने उनकी भी आलोचना की है
क्या कोर्ट की स्टेटमेंट से समझा जाए कि जिस तरह से वो भी ओली की समर्थक ही रही हैं, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है? विष्णु जी, ये नेपाल का राष्ट्रपति का जो निर्णय था या उनका जो राजनीतिक भाव था वो कोहली के पक्ष में था। वहां की सभी पार्टियां कह रही थी कि कोहली का बहुमत जो है समाप्त हो गया है। उसके बावजूद भी नेपाल के राष्ट्रपति ने कोहली की मदद की थी। इसीलिए कोर्ट जो है अगर बोला है कि राष्ट्रपति का जो निर्णय था वो निष्पक्ष नहीं था तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कोहली ने राष्ट्रपति को बनवाने में मदद की थी। बिल्कुल की थी। सबसे कोहली जी की थी राष्ट्रपति बनवाने के लिए, और राष्ट्रपति भी जो है किसी न किसी पार्टी का जो है समर्थक होता है, पार्टी का सदस्य होता है। इसीलिए जो नेपाल का वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कोहली की बहुत नजदीक थी, इसीलिए कोहली इतने दिन जो है प्रधानमंत्री के पद पर कायम रहे। ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास सर समय की थोड़ी सी कमी है, मैं एक फाइनल कमेंट आप लोगों से ले रहा हूं। टीपीएस त्यागी सर, आपसे शुरुआत करते हुए फाइनल कमेंट में बात केवल इस बात की हमें करनी है कि भारत और नेपाल दोनों की क्या कुछ अप्रोच होनी चाहिए कि प्रोग्रेसिवली दोनों एक साथ आगे बढ़ सके? प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कुल मिलाकर? त्यागी सर। देखिए, भारत हमेशा से ही नेपाल की सहायता करता रहा है और हमारी सहायता किसी दूसरे देश की दुश्मनी के लिए नहीं होती, बल्कि वहां पे विकास और बंधुत्व को बढ़ाने के लिए होती है। हमें उस कार्य को बराबर करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, लोगों को आ भी रहा है कि चीन किस तरकीब से मदद करता है। उसकी मदद को लेने के लिए देश मना करना प्रारंभ कर चुके हैं और नेपाल भी कर देगा। ठीक है इस समय ठीक है सर। विष्णु जी, फाइनल कमेंट। हाँ, भारत हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा है, लेकिन नेपाल के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो छोटे भाई की भूमिका कभी निभा नहीं रहे हैं। जबकि नेपाल की प्राथमिकताएं क्या, नेपाल की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए सर विदेश नीति की? पार्टियों को जो है चाहिए कि भारत के साथ जो है मजबूत संबंध विकसित करने के लिए आगे आए, न कि नकारात्मक राजनीति के लिए। ठीक है, न कि चीन के मोहरे बन करके भारत के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए भारत विरोधी भावना भड़काने से नेपाल की राजनीति। बिल्कुल ठीक है। पीयूष जी, फाइनल कमेंट सर। नहीं, देखिए, नेपाल को हमेशा जो है भारत के साथ एक अच्छे संबंध बना के रखना पड़ेगा, लेकिन ये भी बात सही है कि भारत को भी जो है कि एक बड़े भाई की तरह का दबदबा कायम नहीं करना होगा, और एक ऐसा देश जो है कि लगातार साथ मिल के आगे बढ़ते रहे, क्योंकि भारत के लिए नेपाल की दोस्ती भी महत्वपूर्ण है, नेपाल के लिए भारत की दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चीन के दबदबे को कम करना है पूरे साउथ इस क्षेत्र में, अगर चीन के दबदबे को जो कम करना है, काउंटर करना है, तो नेपाल भारत के साथ होना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर ऐसा है सर। अपना कीमती समय देने के लिए, इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।